नसरल्लाह के मारे जाने के बाद बेरूत में इजराइल का फिर बड़ा हमला हो गया है। बेरूत के कोला शहर में हमले में बड़ी तबाही मची है। ये देखिए तस्वीरें, कोला शहर में PFLP के 3 कमांडर भी मारे गए हैं। इजरायली हमले अभी भी जारी हैं। बेरूत को देखिए कैसे दहलाया जा रहा है। अभी भी ये तस्वीरें गवाही दे रही। बस مش الجسر बस الصوت كان كتير قوي। बेरूत के कोला शहर में हमले में कितना बड़ा नुकसान हुआ है यह आपको बताते हैं। एक और वीडियो जो सामने आया है वो आपके सामने रखते हैं। रिहायशी इलाके में हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। इमारतों के हिस्से गिरे हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। देखिए आप, सड़कों पर मलबा नजर आ रहा है, लोग बदहवास भागते हुए नजर आ रहे हैं। बेरूत के कोला की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया, इस हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई है, मलबा बिखरा पड़ा हुआ है सड़कों पर, लोग अपनों को तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और वहीं दक्षिणी बेरूत में लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल के निशाने पर है साउथ बेरूत भी। कोला के रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं, यहां पर कई इमारतों में आग लग गई। घायलों को बचाने के लिए एम्बुलेंस पहुंची है। लोगों ने इजराइल के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी की है। लेबनान की सड़कों पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। इजराइल के विरोध में नारेबाजी की जा रही है, अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के इतने कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी आधा लेबनान जो है वो बर्बाद हो गया। उसके बाद भी इजराइल के हमले लेबनान के बेरूत पर जारी। तो बेरूत में कोला शहर में विध्वंसक हमले में आखिर कितना नुकसान हुआ और इजरायली सेना की और क्या प्लानिंग है यह आपको बताते हैं। बेरूत के दक्षिणी शहरों पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। कोला के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। अलग अलग इलाकों में कल 105 लोग मारे गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। हमले के बाद पूरे शहर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। जी हां, रात भर हमले का अलर्ट बजता रहा। अलर्ट सायरन की आवाजें लोग सुनते रहे। फिलिस्तीनी संगठनों के नेताओं पर भी नजर है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की योजना है। दक्षिणी लेबनान में और हमले की भी प्लानिंग की गई है इजराइल की तरफ से। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल VK दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मनीष, क्या इजराइल को भी ये वक्त मुफीद नजर आ रहा है? जिस तरह की कामयाबी उसे जंग में हासिल हुई है, उसके बाद की ये वो वक्त है जब लेबनान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, एक बफर जोन क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, इजराइल को यह लगता है कि अभी जिस वक्त हिजबुल्लाह बेहद कमजोर है, या फिर हिजबुल्लाह को खात्मा करने के साथ साथ आने वाले समय में किसी भी तरह से नॉर्थ इजराइल पर अटैक ना हो, इसके लिए साउथ लेबनान में लिथानी नदी के साथ तक एक बफर जोन क्रिएट किया जाए और उसके लिए वो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। लेकिन इस बार के ग्राउंड ऑपरेशन और गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में अंतर यह है कि इस बार वो मिनिमम कैजुअलिटी के साथ आगे बढ़ेगा और इसी के लिए अभी पहले हवाई हमले जारी रहेंगे और फिर धीरे से ग्राउंड ऑपरेशन होगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, इजराइल ने आर पार का मूड बनाया है। अगर मैं कहूं तो हिंदी फिल्म में जैसे कहते हैं ना, उसी तरह लगता है कि नेतन्याहू ने एक कसम खाई थी कि 7 अक्टूबर को जब बरसी इजराइल मनाएगा उस नरसंहार के, तब तक इस मामले में जो भी किरदार है वो सब खत्म हो जाएंगे। और यही तकरीबन होता हुआ दिख भी रहा है आपको। आज की तारीख में हमास लीडर याह्या सिनवार के अलावा कोई और टॉप लीडरशिप नहीं है जो कि बचा हुआ है हमास और हिजबुल्लाह की। वहीं दूसरी तरफ हूती के साथ साथ अब इजराइल ने जो नेक्स्ट टारगेट बनाया है वो ईरान का इसलिए बनाया है क्योंकि इजराइल के दिमाग में एक बात चल रही है कि एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसी घटना हम होने नहीं देंगे और जब तक ईरान है तब तक ये संभावना बनी रहेगी। बिल्कुल, और जब तक ईरान है तब तक संभावना बनी रहेगी। अगला कदम क्या ईरान के खिलाफ होगा? एक और बड़ी खबर, लेबनान में 12 से ज्यादा जगहों पर हवाई हमले हुए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी, रॉकेट लॉन्चर साइट को निशाना बनाया गया। ये देखिए, एक साथ 12 ठिकानों पर हमला किया गया IDF की तरफ से।
और लेबनान में बमबारी कर रहे विमान का वीडियो अब TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट ने हवाई हमले किस तरह से किए ये आप देखिए। 12 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं, बम गिराए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया है चुन चुन कर। कैसे, इसका वीडियो जारी हुआ है। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की बहुत बड़ी तैयारी। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंकों का जखीरा। हिजबुल्लाह पर कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक दिखे टैंक ही टैंक। किरियत शमोना के पास इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी। ये देखिए किस तरह से पूरी जो टैंक ब्रिगेड है उसको तैनात कर दिया गया है। कभी भी अब ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो सकता है। और नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ हैं। श्याम कुमार सर, ये जो तैयारी है उसमें आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बताया जा रहा था 24 से 48 घंटे में कभी भी ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर जमीनी हालत की बात करें तो ये चांस तो है, पर मैं समझता हूं कि नेतन्याहू बहुत ही समझदार नेता हैं और वो बहुत गंभीरता से हर चीज़ों को प्लान करते हैं। तो ये उनका लास्ट रिजॉर्ट होगा। कोहेसिव या डेटरेंस मैं मानता हूं इसको। और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करें तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा है द वॉर हैज टू बी स्टॉप्ड। ऑल्दो जो लड़ाई हो रही है वो तो मानवता के खिलाफ है और कई लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी के साथ हिजबुल्लाह को अगर वो सफाया कर पाते हैं, सेलेक्टिव लेजिटिमेट टारगेट्स जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो उनके जो आर्ममेंट्स हैं, रॉकेट्स हैं जो आपने देखा बेका वैली में जो अटैक्स हो रहे हैं, तो ये सब और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लेबनान के लोगों को तोड़ देना, एक तरह से मनोबल उनका, एक पलायन जो हो रहा है उनका, ये सब ये बात को इंडिकेट करता है कि वो नहीं चाहते। 19 माइल का जो एरिया है रिवर के साथ, वो चाहते हैं कि वहां पे कोई फोर्स न रहे, ना कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ना तो लेबनान की आर्मी, ताकि ये 60,000 लोग नॉर्दर्न इजराइल में वापस जाके रह सके। ये एम है उनका, इस कारण से वो लड़ रहे हैं और उन्होंने इस बार अपने एम क्लियर कर दिए हैं। एक बात कहना चाहूंगा पुरानी से नई बात को जोड़ के। देखिए, लेबनान, ये इजराइल जो है, ये मेडिटेरियन सी में एशिया का एक चौखट है यूरोपियन और अमेरिका के लिए। यहां से वो झरोखे से पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। तो इजराइल अपनी जगह बचा के रखना चाहता है। वो एक्सपेडिशनरी डिजाइन का आदमी नहीं है, वो एक्सपेडिशनरी डिजाइन नहीं रखता, वो अपने लोगों को वापस कर लाने के लिए। टू स्टेट थ्योरी की बात करें तो पैलेस्टाइन दूसरा देश वो बनाना नहीं चाहता। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने, जो सऊदी अरबिया के प्रिंस कह रहे हैं कि जो 10 मई को कहा है कि अब पैलेस्टाइन एक यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन सकता है, मतलब 2 स्टेट थ्योरी वो नहीं करने देंगे। तो चाहते हैं कि अरबिया ने जो कहा है ईरान के साथ समझौता करके कि अपीजमेंट एंड डेवलपमेंट, इस एरिया में अब लड़ाई झगड़ा बंद करो, सब लोग अपने अपने रास्ते चलो, पैलेस्टाइन को रहने दो, इजराइल के साथ, लेबनान के साथ दोस्ती कर लो, अपनी जगह बना लो और अपने अपने जगह सिमट जाओ। ये आज का मिडिल ईस्ट चाहता है और मेरे ख्याल से सब उसी रास्ते पे जाएंगे। थोड़ी कोहेसिव, थोड़ी सी जो डिटरेंस है वो जरूरी है, जो अभी हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी हो रही है इजराइल की तरफ से। इसे लेकर अहम खबर है, ग्राउंड ऑपरेशन का इजरायली प्लान तैयार है। बॉर्डर पर आईटीएफ की बहुत बड़ी तैयारी। इजरायली तैयारी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी लगाई है मुहर कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए, पूरी टैंक ब्रिगेड बॉर्डर एरिया में उतार दी गई है, यानी इजराइल की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। बस नेतन्याहू की तरफ से गो अहेड का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद किसी भी वक्त लेबनान के अंदर घुसकर आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। और देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक और बड़ी खबर, लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन की मांग और तेज हो गई है। इजराइल के विपक्षी नेताओं ने मांग की है हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये देखिए, एक तरफ आपको तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर दक्षिणी लेबनान से लगते बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में जो टैंक्स हैं उनको तैनात कर दिया गया। फोर्सेस तैनात की है। खुद उत्तरी कमान का दौरा चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से किया गया है और तैयारियों का जायजा लिया गया। तमाम संकेत बड़े हैं, संकेत इस बात के कि कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन, ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो जाएगा, यानी दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना घुस जाएगी। और यह कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से हमने देखा गाजा में हुआ था। पहले कैसे गाजा पर बमबारी की गई, फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट किया गया।
सोचिए, अभी से हिजबुल्लाह की ताकत जो है उसे आधे से भी कम कर दिया गया और ग्राउंड ऑपरेशन जब शुरू होगा तो क्या होगा। किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है इजराइल की तरफ से, यह खबर सामने आ रही है। तैयारी कैसी है हमले के लिए? देखिए, आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर पर हजारों टैंक मौजूद हैं, हजारों की संख्या में सैनिक इंतजार कर रहे हैं फाइनल ऑर्डर का, कब होगा हमला। बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही शुरुआत हो जाएगी ग्राउंड ऑपरेशन की, और जानकारी यह मिल रही है कि शुरुआत में सीमित क्षेत्र में ही हमला किया जाएगा। खास बात यह है कि बड़े अटैक से ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत मुमकिन है, यानी शुरुआत में बड़ा अटैक हो सकता है। टारगेट पहचान कर अटैक किया जाएगा। रॉकेट मिसाइल डिपो निशाने पर रहेंगे इजराइल के, और साथ में यानी जब ग्राउंड ऑपरेशन करेंगी इजरायली फोर्सेस तो एयर स्ट्राइक का सिलसिला भी जारी रहेगा। दोनों का समय अलग अलग हो सकता है। यह बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। हमारे साथ दत्ता जी भी मौजूद हैं। दत्ता सर, किस तरह से आप देखते हैं और क्या ये वाकई होने जा रहा है? खबरें तो पिछले 1-2 दिनों से लगातार ये सामने आ रही है कि किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, नेतन्याहू के गो अहेड का इंतजार है, लेकिन क्या वाकई लेबनान के अंदर इजरायली फोर्सेस के दाखिल होने का वक्त आ गया है? बिल्कुल, देखिए जो तैयारी चल रही है इजराइल के द्वारा, फेज 1 जो हमास के खिलाफ था वो तकरीबन मोपिंग अप चल रहा है उसका। फेज 2 हिजबुल्लाह का जो कार्रवाई थी वो लगातार चालू हो चुकी है, जिसके अंदर कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन को तबाह कर दिया गया है, इनकी लीडरशिप को मार दिया गया है। और अभी जो बफर जोन बनाने की कार्रवाई है उसके ऊपर इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट हो गया है, एयर असॉल्ट चल रहा है, उनके जो मिसाइल रॉकेट साइट्स हैं जो बिल्डअप एरिया के अंदर छुपा रखे हैं उनको तबाह किया जा रहा है। और अभी इजरायली जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, उनके मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैं, वो सारे कॉन्सेंट्रेशन एरिया में पहुंच चुके हैं नदर्न इजराइल में। और उस इलाके के अंदर जो ब्लू लाइन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे यूनिफिल की डिप्लॉयमेंट है, ये बिल्कुल उसके पीछे पूरी जो इजरायली फोर्सेज अभी तैनात हैं और स्टैंड बाय खड़ी हैं किसी भी वक्त हमला करने के लिए। ये बफर जोन जरूर बनेगा, लिथानी रिवर तक तो कम से कम लेके जाएंगे, और उसको ले जाने के बाद इजराइल उसका कब्जा छोड़ेगा नहीं, उसको एक बफर जोन के तौर पे इस्तेमाल करेगा और ये इंश्योर करेगा कि फ्यूचर में हिजबुल्लाह वाले वहाँ ना आ पाए। तो ये फेज़ 2 अभी शुरू होने वाला है, किसी भी वक्त चालू हो जाएगा, और उसके बाद में फेज़ 3 आएगा जो हुती का खात्मा, और फाइनल फेज़ में होगा ईरान के बरखिलाफ कार्रवाई। क्योंकि सारा जो प्रचलन चला है ये ईरान के कहने पे हुआ है, और इजराइल का जो एक साइकोलॉजिकल तरीका है वो दुश्मन को नहीं छोड़ते जो उनके ऊपर वार करता है, और ईरान की बारी आज नहीं तो कल जरूर आएगी। बिल्कुल, तो ईरान की बारी आज नहीं तो कल जरूर आएगी, यानी इजराइल वर्सेस ईरान होकर रहेगा। एक और बड़ी खबर, हूती के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन। इजरायली सेना ने हूती के ठिकानों पर हमला किया। पोर्ट पर धमाके के बाद भीषण आग की आप तस्वीरें देखिए। इजरायली हमले से हूती को बड़ा नुकसान, पोर्ट पर रखे हूती के हथियार तबाह। और वहीं एक और अहम खबर है, इजराइल ने हुदैदा एयरपोर्ट पर भी बम गिराए। आग की लपटों में घिरा दिखा एयरपोर्ट। बमबारी से एयरपोर्ट में भीषण तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। हुदैदा एयरपोर्ट को इजराइल की तरफ से बनाया गया है, निशाना की गई है ताबड़तोड़ बमबारी। तस्वीरें आप देखिए, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हुदैदा एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके में जोरदार बमबारी इजराइल की तरफ से की गई है। एयरपोर्ट को खासा नुकसान हुआ है इस बमबारी में, ये खबरें सामने आ रही हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने की तैयारी है। सीनियर कमांडर को लेबनान भेजेगा ईरान। हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी योजना अब तैयार है, यानी ईरान की तरफ से अब आगे की रणनीति को तय किया जाएगा कि कैसे हिजबुल्लाह को एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ खड़ा करना है। तो देखिए, हिजबुल्लाह को एक बार फिर खड़ा करने की तैयारी की जा रही है ईरान की तरफ से, यानी
एक बड़ा सवाल इसके बाद यह खड़ा होता है कि क्या वाकई अब यह मुमकिन है? हिजबुल्लाह की मदद करने की योजना पर काम कर रहा है ईरान। सीनियर कमांडर को लेबनान भेजा जाएगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले से यह बड़ा दावा सामने आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। हिजबुल्लाह को एक बार फिर मजबूत बनाने की कोशिश में है ईरान। बिल्कुल, कमांड सिस्टम, सुरक्षित संचार नेटवर्क बनाए जाएंगे, जो खबर सामने आ रही। इसके अलावा ईरानी कमांडर सीरिया के रास्ते बेरूत जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है। इजराइल पर जवाबी हमला प्राथमिकता भी नहीं है, यानी कि जो हिजबुल्लाह है उसको एक बार फिर से मजबूत करना प्राथमिकता है। बड़ी बात क्या है, ये आप देखिए, ईरान के सक्रिय होने से मिडिल ईस्ट में और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। ईरान पर इजराइल और अमेरिका और ज्यादा भड़केगा। जी हां, ईरान के हितों पर इजराइल के हमले बढ़ सकते हैं, यानी आने वाले वक्त में भी ईरान की इन्वॉल्वमेंट इस जंग में बढ़ सकती है। यह जानकारी सामने आ रही है। थापर साहब, क्या ऐसा लगता है आपको, या फिर अभी तक जो होता आया है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए ही इजराइल को जवाब देता रहा है, वही सिलसिला आगे हम जारी रहते हुए देखेंगे? क्या ईरान अब इस स्थिति में है कि वो पुराना सिलसिला कि प्रॉक्सीज को ही कहा जाए कि चढ़ जा बेटा सूली पर, वो सिलसिला जारी रहे, या फिर अब ईरान को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा? इजराइल ने उसे मजबूर कर दिया है। देखिए, ईरान के ऊपर प्रेशर तो बहुत है, अंदरूनी प्रेशर भी है, बाहर से भी है। अगर उसको अपनी साख बचानी है तो उसे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसे बहुत ध्यान से सोच समझ के कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ही अमेरिका वेट कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करने, उसको एक मौका चाहिए, और उसने अपनी फोर्सेस ऑलरेडी उस इलाके में रखी हुई हैं। तो ईरान को ये खतरा हमेशा रहेगा कि अगर वो इजराइल के साथ जंग जोड़ेगा तो अमेरिका उसके ऊपर अटैक करेगा। तो वो मेरे हिसाब से उसकी कोशिश रहेगी कि उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, जैसे अब हिजबुल्लाह है, उसको स्ट्रेंथन करता रहे। ऑन दी अदर हैंड, जो आप बात कर रहे थे इजराइल की हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में जाने की, मैंने आज ही पढ़ा है कि 2 रिजर्व ब्रिगेड उन्होंने नॉर्दर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय किए हैं। आपको याद होगा कि 2006 और उससे पहले 2000 में जब इजराइल ने अटैक किया था, तो उनकी प्लान उनके हिसाब से नहीं गई थी, तो इसलिए वो बहुत डिलिबरेटली कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं कि इजराइल इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है सबके साथ, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, और डिपेंड करता है कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। अगर कमला हैरिस बनती है तो शायद इजराइल को जितनी सपोर्ट मिल रही है अभी शायद ना मिले। तो उसे ये भी डर है कि ट्रंप और कमला के बीच में शायद उनके वॉर एफर्ट के ऊपर इम्पैक्ट ना करे, तो वो चाहते हैं कि उस अमेरिकन इलेक्शन से पहले ही जो वो इमीडिएट। तो आपको ये लगता है कि वॉर को लेकर जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी, उससे कमला हैरिस अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तो आगे नहीं बढ़ाएंगे? हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही हैं, तो वो चाहते हैं कि जितने अपने कंसोलिडेट कर सकें गेन्स। देखिए, अमेरिका बेसिक अपनी जो इजराइल की सपोर्ट है उससे पीछे नहीं हट सकता, लेकिन वो प्रेशर और डाल सकता है उसके ऊपर युद्ध बंद करने से या रिस्ट्रिक्ट करने से, क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा था सुबह कैजुअलिटी तकरीबन मुझे लग रहा है 40,000 कह रहे हैं थापर साहब। मनीष उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मनीष, क्या है वाकई ऐसा, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, थापर साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका का जो स्टैंड है, हम उनके बयानों को ना देखें, बल्कि उनके पीछे का जो एक्शन है वो इजराइल को लेकर बहुत अलग है। ये बात सच है कि अगर कमला हैरिस बनती हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध कंटिन्यू रहेगा, ट्रंप जीतते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट को लेकर जहां तक सवाल है, तो चाहे अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी बने, मतलब अगर ईरान से भी कोई आदमी जाकर अमेरिका में राष्ट्रपति बन जाएगा, उसके बाद भी इजराइल को लेकर पॉलिसी कंटिन्यू रहने वाली है। अच्छा, ऐसी स्थिति में आप देखिए, एक बड़ा लार्जर पिक्चर देखिए आप मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, ये तमाम जो देश हैं, इन सब की मन्नत क्या है? इन सब की मन्नत है कि हमें हमास से, हिजबुल्लाह से, हूती से और ईरान से पीछा छुटा दो। और ये कौन कर सकता है? इजराइल कर सकता है। किसकी मदद से कर सकता है? अमेरिका की मदद से कर सकता है। ईरान के लिए ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। थापर साहब एक बात बहुत बिल्कुल सही कह रहे थे कि अमेरिका इस ताक में है कि कब ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करे। मैं आपको बताऊं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और जानकारी है उसके मुताबिक इजराइल में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है
इस बात की तैयारी शुरू हो गई है कि जिस तरीके से हमने हिजबुल्लाह चीफ को मारा, क्या हम ईरान के न्यूक्लियर साइट पर इसी तरह से अटैक कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, जो डेवलपमेंट होता हुआ अगर ऐसा नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। आग की लपटों में घिरा यमन का हुदैदा शहर। इजरायली विमानों ने शहर में बम बरसाए हैं। बमबारी में 4 लोगों की मौत, 33 घायल हुए हैं। तो तस्वीरें भी सामने आ रही है। तस्वीर आप देखिए, इजरायली विमानों ने F-15 से जो बम बरसाए गए, इसके बाद हुदैदा पोर्ट सिटी में क्या हाल हुआ है। आग और जो बारूदी धुआं है वो आपको उठता हुआ नजर आ रहा है। और यमन में हूती के सैन्य ठिकानों पर किया गया अटैक। इजरायली एयरफोर्स ने यहां पर बम गिराए हैं। हमलों के बाद आग की लपटों में घिरे हूती के ठिकाने नजर आए। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में हर तरफ देखिए तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ये यमन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हूती के तमाम ठिकाने अब इजराइल के निशाने पर हैं। और एक और बड़ी खबर हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी का दावा है, हिजबुल्लाह बहुत जल्द से जल्द खुद को खड़ा करेगा। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। हिजबुल्लाह की हर गतिविधि पर हमारी नजर है, अमेरिका का यह मानना। और कुछ देर पहले अभी हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे हिजबुल्लाह को एक बार फिर से ताकतवर बनाने के लिए बाकायदा ईरान जनरल को भी वहां पर भेज रहा है ताकि हिजबुल्लाह को खड़ा करने में मदद की जाए। और आइए अब देखते हैं कि हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट क्या कहती है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का जो दावा सामने आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, कमर तोड़ दी गई हिजबुल्लाह की। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद शून्य जैसे हालात हैं, ये कहा गया है अमेरिकी रिपोर्ट में। इधर हिजबुल्लाह फिर से खड़ा करने की कोशिश करेगा, ये ईरान की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। नसरल्लाह के नहीं होने से लोग ज्यादा सुरक्षित हैं, ये कहा गया है। हिजबुल्लाह के मददगारों पर भी हमारी नजर है। तो अमेरिका की तरफ से ये जो बयान है वो सामने रखा गया है। यानी श्याम कुमार सर, ये बात तो अब क्या साफ नजर आ रही है कि ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होने वाला इजराइल के खिलाफ, बल्कि एक बार फिर से वो हिजबुल्लाह या फिर तमाम जो दूसरे प्रॉक्सी संगठन है उन्हीं को मदद पहुंचाएगा और शक्तिशाली बनाएगा। ईरान के नेता बंकर में जाकर डिफेंसिव पोस्चरिंग में आ चुके हैं। वर्ल्ड को मैसेज मिल चुका है, पहला। दूसरा, हिजबुल्लाह का औचित्य ही है इजराइल के अगेंस्ट में लड़ना, इसलिए बची खुची शक्ति को वो बरकरार रख के पीछे हट के भी अपने को खड़ा करेगा, लेकिन फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है। तो ये दोनों डिफेंसिव पोस्चरिंग में आ गए हैं। तीसरी बात, सामने के शोले जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे या जो हमें नजर आ रहे हैं, ये 20% है और 80% जो बातें हो रही हैं वो संवेदनाओं का समीकरण है जो पीछे चल रहा है। हर देश, जैसा मनीष ने कहा और वो मैंने जो शुरू से कहा है आज के डिबेट में, कि एक अपीजमेंट, डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव मिडिल ईस्ट देखता है। और जहां तक इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है, वो झरोखा है यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के लिए, तो वो तो रहेगा ही, इसलिए उसको सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा यूरोपियन और अमेरिका से। लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी बनी है, ये जगह बनी है, ये जगह बन गई है कि एक साथ ईरान तक पहुंचकर बिना उसको मारे हुए पीछे से ही उसको कमर तोड़ दी जाए, जो ऑलमोस्ट एविडेंट है। तो ग्राउंड एक्सकर्शन होगा भी तो बहुत लिमिटेड होगा, ये ज्यादा कोहर्सन है, ज्यादा ये डिटरेंस है। तो मैं मानता हूं कि इजराइल बड़ी अच्छी सोची समझी नीति के साथ, नेतन्याहू एक शातिर नेता है और वो कर रहे हैं, और अपना मनोबल देश का और बाहर के विश्व का भी, मिडिल ईस्ट का तो है ही, विश्व का भी मनोबल उनके साथ है और वो ये दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, लेबनान से इजराइल पर पलटवार किया गया है। हाइफा को एक बार फिर हिजबुल्लाह ने बनाया निशाना। हाइफा पर हिजबुल्लाह ने किया है मिसाइल अटैक। डिफेंस सिस्टम ने गिराई हिजबुल्लाह की मिसाइलें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा से, जिसे एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। लेकिन आईडीएफ का यह दावा है कि सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। और देखिए, एक और बड़ी खबर, लेबनान से हमले के बाद हाइफा में दहशत है। इजराइल के हाइफा में एयर रेड अलर्ट सायरन लगातार गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये देखिए आप,
इजराइल के हाइफा में किस तरह से दहशत है हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों को लेकर, यहां पर लोगों के बीच खौफ और इसी को लेकर एयर रेड जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और अहम खबर है, नसरल्लाह की मौत के बाद बौखलाया हुआ है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने देखिए क्या अपील की है। लेबनान के समर्थन में आगे आए दुनिया, ये कह रहे हैं पेजेश्कियान, जंग में लेबनान को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो आखिर ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से क्या कहा गया, पूरी खबर क्या है? दावा इस बात का है कि इराक से विद्रोहियों का जो हमला है ईरान के इशारे पर हो रहा है। आइए अब समझ लेते हैं कि ईरान पर्दे के पीछे से कैसे इजराइल को लगातार निशाना बना रहा है। ईरान का प्लान बारूदी घमासान। खबर क्या है? इराक से इजराइल पर मिसाइल हमले, जी हां, इसको तेज किया जाएगा। हमले की साजिश में ईरान के इशारे पर इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। जहां विद्रोहियों के जरिए हमले की रणनीति पर इस वक्त काम किया जा रहा है। सवाल क्या है, क्या फ्रंट फुट पर ना आकर पर्दे के पीछे से जंग लड़ने की तैयारी में है ईरान? ये है वो महत्वपूर्ण सवाल। दत्ता जी, किस तरह से आप देखते हैं ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या इस जंग में अब मुमकिन नजर आ रहा है? वो दौर बीत चुका है क्या जब प्रॉक्सीज को आगे किया जाए इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए? आपको याद होगा हिजबुल्लाह ने बीते दिनों बाकायदा ये अपील की थी कि ईरान जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, कूदे, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है जंग में सामने आने का। क्या अब वो वक्त आ चुका है? देखिए, ऐसा है कि जितने प्रॉक्सीज अभी तक लड़ रहे थे ईरान के माध्यम से, वो अगर ईरान की शय पे लड़ रहे थे, हाँ। और वो अगर मार खा रहे हैं आज के दिन में और ईरान कुछ नहीं कर रहा, तो ईरान की साख तो वैसे ही खत्म हो गई। अभी ईरान जो दुविधा में है कि अगर वो कोई डायरेक्ट असॉल्ट करता है इजराइल के ऊपर तो उसका काउंटर अटैक तुरंत आएगा और बहुत सीवियर आएगा। और यूनाइटेड नेशन में नेतन्याहू साहब ने बोला है कि ईरान की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए ईरान को शक नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर कार्रवाई करने की अगर चेष्टा करेगा तो हम बिल्कुल तुरंत काउंटर अटैक करेंगे और वार करेंगे। दूसरी बात क्या है कि इजराइल ने बोला है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए। ये पूरी दुनिया की सेफ्टी के लिए है। उसके जद में यूरोप भी आ सकता है, नाटो भी आ सकता है और भी बहुत सारे मुल्क आ सकते हैं। इसलिए ईरान का जो न्यूक्लियराइजेशन है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आज नहीं तो कल उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला जरूर होगा, इसी प्रचलन में होगा। अभी ईरान खुद आएगा तो जल्दी हो जाएगा, बाद में आएगा तो तब भी होगा, क्योंकि उसको तो न्यूट्रलाइज करना ही है। और अभी इजराइल ने जाहिर कर दिया है कि अगर आप 60 फुट और 60 मीटर गहरे बंकर में भी हैं तो हम टेंडम के अंदर वन आफ्टर वन जो आपके बंकर बस्टर है उसका इस्तेमाल करके आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी हम तबाह कर सकते हैं। तो इसलिए जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान की वो भी अभी सेफ नहीं है, क्योंकि जो इजराइल के पास में जीजू कैटेगरी के बॉम्ब्स हैं वो अलग अलग पेलोड वाले हैं, उसका इस्तेमाल करके वो किसी भी। यानी दत्ता सर, आपने ये बड़ी अहम बात कही कि प्रॉक्सीज तो ऐसा लग रहा है कि अब बहाना है, ईरान और उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो असली निशाना है। एक और बड़ी खबर, हमास चीफ याह्या सिनवार को लेकर नया खुलासा। गाजा में सिनवार ने अपनी लोकेशन को बदला है। इजराइल को मिल गई थी सिनवार की आखिरी लोकेशन, आखिरी वक्त में रोका गया मारने का प्लान। सिनवार के खिलाफ ऑपरेशन से बंधकों की जान को खतरा है। पिछले साल इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही याह्या सिनवार गाजा की सुरंग में छिपा है और खबर यह है कि एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई थी, इजराइल को हमला होना था, लेकिन ऐन वक्त पर यह लोकेशन बदल दी। सिनवार ने क्या इनपुट मिल रहे मनीष? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब तक अगर कोई बचा है तो वो याह्या सिनवार बचा है। और इस वक्त ये भी बात सही है कि 100 के करीब बंधक अभी गाजा में हैं, लेकिन इजराइल के लिए प्राथमिकता शायद अब बंधक नहीं है। इजराइल के लिए प्राथमिकता एक एक करके अपने दुश्मनों का सफाया है। अगर बंधकों की रिहाई होती तो वैसी स्थिति में बहुत बार ऐसे मौके आए थे, बहुत बार ऐसे डील करने के अवसर आए थे, लेकिन नेतन्याहू भी खुद पीछे हट गए। इसलिए इजराइल के अंदर ये चर्चा, देखिए जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त भी लगातार हमले आ रहे हैं और उसके सायरन भी बज रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के अंदर इस बात को लेकर बेहद चर्चा है कि नेतन्याहू भी इस वक्त
बंधकों की रिहाई से ज्यादा अपने दुश्मनों के खात्मे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, शनिवार के भी गिनती के दिन बचे हैं। अगर बंधकों को रिहा करने के बदले शनिवार को मारने का विकल्प हो तो मुझे लगता है आईडीएफ और नेतन्याहू फिलहाल अभी शनिवार को मारने पर ही ज्यादा जोर देंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच ईरान से अहम खबरें सामने आ रही हैं। ईरान में इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह की हत्या का बदला लेने की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामने ईरान की आवाम उतर आई। सड़कों पर लोगों ने आकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का भी विरोध शुरू हो गया है ईरान की सड़कों पर। और देखिए, एक और बड़ी खबर इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। इजरायली डिफेंस फोर्स बेस सफेद पर दागे गए हैं कई रॉकेट। हिजबुल्लाह ने हमले का बाकायदा वीडियो जारी किया, यानी हिजबुल्लाह कहीं से भी हार मानने को तैयार नहीं, भले ही उसकी ताकत को आधा रख दिया हो, हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। और एक और हमले का वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। रॉकेट हमला किया गया। और देखिए, अहम खबर है, जंग के बीच नेतन्याहू से बात करेंगे बाइडेन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू से मैं खुद बात करूंगा, ये कहा है जो बाइडेन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंग में इजराइल के साथ है अमेरिका, ये कमिटमेंट एक बार फिर दोहराया गया है। लेकिन जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं नेतन्याहू से खुद बात करूंगा, सुनिए। तो नेतन्याहू से क्या बात होगी जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया। दरअसल मिडिल ईस्ट के हालात पर बात करने की जो चर्चा है वो सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इस वक्त इजराइल है और इसी को लेकर क्या बात हो सकती है, युद्ध में नई रणनीति क्या हो, इसको लेकर भी बात हो सकती है। जी हां, हिजबुल्लाह और हमास को लेकर जाहिर है जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बात होगी ही होगी। इसके अलावा नसरल्लाह की मौत, नसरल्लाह के खात्मे पर बातचीत होगी। नए चीफ को लेकर भी चर्चा मुमकिन है, क्योंकि हिजबुल्लाह का नया चीफ कौन होगा। हाशिम का नाम सामने आया है, हिजबुल्लाह का एक और कमांडर जिसे जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है हिजबुल्लाह की। ईरान और हूती के खिलाफ युद्ध क्या शुरू किया जा सकता है, इस पर भी बात होगी। आर्थिक मदद और हथियारों के जरिए मदद, इन पर भी निश्चित तौर पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुमकिन है। अब जरूरी बात आप यहां पर समझ लीजिए, युद्ध में इजराइल का बड़ा सहयोगी अमेरिका शुरुआत से हम देख रहे हैं। आर्थिक और हथियारों से लगातार बड़ी मदद कर रहा है अमेरिका, चाहे हमास के खिलाफ हो या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ हो। जी हां, और मनीष, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका लगातार इजराइल के साथ है। भले ही अमेरिका ने यह क्यों ना कहा हो कि वो इस पूरे रीजन में शांति चाहता है, भले ही अमेरिका ने यह क्यों ना कहा हो कि वो ये चाहता है कि ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, लेकिन जब खात्मा होता है हिजबुल्लाह चीफ का तो अमेरिका की तरफ से बयान सामने आता है कि यह असल न्याय है। पीड़ितों के साथ यह असल न्याय किया है इजराइल ने। अमेरिका किस हद तक इजराइल के साथ खड़ा है, आगे क्या करने वाला है, क्या अंदेशा है आपका? देखिए, हमें देखना होगा कि 1983 में बेरूत में हुए अमेरिकन एम्बेसी के अटैक से लेकर आज तक हिजबुल्लाह ने कम से कम कई 100 अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी डिप्लोमेट और अमेरिकन नागरिकों को मारा। और ऐसे में आप सोचिए कि इजराइल ने अमेरिका की उस हिट लिस्ट में शामिल लगभग 2 दर्जन से अधिक अपराधियों को तो मार गिराया ही है। तो मुझे लगता है कि शायद उसी का इनाम इजराइल को मिल रहा है कि कभी $8 बिलियन तो कभी कुछ और, चाहे हथियार हो या आर्थिक मदद अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। अमेरिका की हिट लिस्ट में शामिल मिडिल ईस्ट के वो तमाम लोग मारे जाएंगे, बस जरिया बनेगा इजराइल, और इसीलिए अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा है। जब बाइडेन ये कहते हैं कि मैं नेतन्याहू से बात करूंगा, तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ और देते हैं। फोन पर वो यही कहेंगे कि शाबाश चैंपियन, तुमने वो काम कर दिखाया जिसका हम सब सपना देख रहे थे। इसके पूरे आसार हैं। मनीष, यहां पर आपको रोकना होगा। एक अहम खबर जो आपने ही दी है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर भी हमला संभव है। यह बहुत बड़ी खबर है। न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर सकता है इजराइल। बेरूत में नसरल्लाह के खात्मे जैसा यह अटैक हो सकता है। इजराइल से जुड़े कई सुरक्षा विशेषज्ञ इस मसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पहाड़ों के भीतर बंकर में है ईरानी न्यूक्लियर साइट। मनीष, क्या यह वाकई मुमकिन है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट इजरायली हमलों की जद में आ जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इजराइल की स्ट्रेंथ क्या है। इजराइल के पास इस वक्त F-35 जैसे सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं।
इसके अलावा जब उन्होंने बेरूत पर हमला किया तो F-15S का इस्तेमाल किया, इसके अलावा F-16 वाइपर हैं, और इसके अलावा उनके पास आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ईरान के पास क्या है? ईरान के पास ना उसके मुकाबले में वैसे फाइटर जेट है, ना एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब बेरूत में जाकर और हिजबुल्लाह चीफ को मारा जा सकता है, तो क्या इजराइल न्यूक्लियर साइट को खत्म नहीं कर सकता? क्या वो कैपेबिलिटी है या नहीं? और उन सब का मानना है कि अगर इजराइल चाहे तो न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर सकता है, बस वैसा माहौल होना चाहिए। यानी कि जिस तरह से हिजबुल्लाह के हमले हो रहे थे और एक दिन उन्होंने जाकर बेरूत पर हमला कर दिया, इसीलिए ये ईरान को प्रोवोक करेंगे कि तुम जंग में आ जाओ। अगर वो जंग में ना आए तो फिर ईरान को पर हमला करने का कोई बहाना ढूंढा जाएगा, लेकिन आखिरकार न्यूक्लियर साइट को तबाह करना यही ठीक है। ईरान को जंग के लिए उकसाने की जा रही है कोशिश इजराइल की तरफ से, और यह मुमकिन है, न्यूक्लियर साइट पर भी हमला कर सकता है इजराइल। ईरान की ये बड़ी खबर आपने मनीष दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम खास मेहमानों का भी हम करना चाहेंगे जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े।